गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। ये आपका फ्रेश वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 2021 ईयर के अपन फिजिक्स के डिस्कस करने वाले हैं। जिन लोगों ने ये साल के क्वेश्चन पेपर अगर अपने प्रिपरेशन में नहीं सॉल्व किए तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेंगे। आपको अपना लेवल जानना है, आपको अपना कहाँ पर लाई करते ये जानना है, तो ये साल का क्वेश्चन पेपर जरूर फिजिक्स का सॉल्व करो, है ना। अब दूसरी बात, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर सॉल्यूशन को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक एक बात आपको बताई है, आपको एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ बताई है, ठीक है। तीसरी बात दोस्तों, कि अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे भी सीजीपीटी के लिए ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियोस जो है मिलने वाली है, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे बातें बताने वाला हूँ अपने एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और भी जितनी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, है ना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो लाइक करो, क्योंकि उससे मुझे मिलता है मोटिवेशन। और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखोगे तो तभी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे और आपको जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में आपसे सॉल्व करते हुए बनेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में बनाने में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, ये हम लोग को बोल रहे हैं कि हमारा जो एक बार मैग्नेट है, अगर हम लोग उसको लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर डालेंगे और निकालेंगे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो बताओ कि उसमें क्या होने वाला है। तो उसमें क्या हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड जो फोर्स है वो क्या कैसा ग्राफ बनाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब हमारा बार मैग्नेट अंदर जाता है तो उसका जो साउथ पोल रहता है वो आगे रहता है, लेकिन जैसे ही वो मिड में पहुंच जाता है, मिड में, तो उसका जो साउथ पोल है वो कन्वर्ट हो जाता है, साउथ पोल बन जाता है नॉर्थ और नॉर्थ बन जाता है साउथ, इसलिए जो है ग्राफ नेगेटिव से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव पे एंड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग को ये बोल रहा है कि हमारा जो फाई है उसका इक्वेशन दे रखा है 5t³ माइनस 100t। तो इसमें बताओ कि हमारा जो है वो कितना रहेगा। ईएमएफ जो रहेगा इसको निकालने के लिए हमको इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टी के रिस्पेक्ट में कर दो तो आएगा 15t² माइनस 100। अब उसमें टी की वैल्यू 2 रखोगे तो आपका आएगा आंसर कितना, -40। अब कई लोग इसको देख करके -40 को टिक कर देंगे, लेकिन इसका आंसर -40 नहीं होगा, क्योंकि आपने -d5/dt निकाला है और वो हम लोग से d5/dt पूछ रहा है, तो माइनस इस तरफ जाएगा और वो हो जाएगा 40, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो है वो 2.5 जूल्स है। तो बताओ कि हमारा जब जो डिस्प्लेसमेंट हाफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यानी कि a/2 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी रहने वाली है। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो क्या आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी जो रहती है वो रहती है a²/ax², ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको पता है 2.5, a की वैल्यू पता है a/2 और a नीचे वाले के लिए तो सेम ही रहने वाला टोटल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो a/2 का होल स्क्वायर बाई a², तो a² दोनों में से कट जाएगा, नीचे आएगा 4, हम लोग को चाहिए x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.5 × 4, तो वो आ जाएगा 10 जूल्स। x आ जाएगा हमारा 10 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पढ़ते हैं। हम लोग से बोला हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग जो है उसको मैंने फिक्स किया है 2 एंड्स में, और उसका जो उसको वाइब्रेट कर रहा हूँ 5th हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में। तो बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करना है, तो उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। उसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, तो वो तो 0.25 मीटर होने वाली है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी, क्योंकि हम लोग को 5th हार्मोनिक बोला हुआ है, तो 100/5 कर दो तो कितनी आ रही है, 20 आ रही है। लेकिन जो फिफ्थ फ्रीक्वेंसी है, 5th फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है, 100 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारा सोलेनॉइड में कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, B = μ0 Ni। जो स्मॉल एन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न्स पर लेंथ, यानी कैपिटल N/L। तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। करंट फ्लोइंग I के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि हमारे को एक वायर है आई, उसमें I1 + I2 दो करंट है ना, दो। तो उसमें बोल रहा है कि ABC जो वायर है उसका रेजिस्टेंस आपको R दिया हुआ है, और ADC जो करंट है वायर है उसका रेजिस्टेंस 2R दिया हुआ है। तो बताओ ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना रहने वाला है। तो अगर आपको वो निकालना है तो आपको ABC वायर में पता होना चाहिए कितना करंट जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए ADC में कितना जा रहा है। तो ADC में जो है वो करंट जस्ट ट्वाइस है ए वाले के, इस वजह से जो ABC है उसमें करंट रहेगा अगर I, तो इसमें जो करंट रहेगा वो जस्ट इसका 1/3 रहेगा, 1/3 रहेगा, यानी कि I/3। अगर इसमें I/3 तो उसमें 2I/3, है ना। तो आपको दोनों का करंट पता चल गया। अब जो है AB और BC, इसमें जो करंट जाएगा और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सेम रहेगी, और AD और DC में जो करंट जाएगा और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी जो रहेगी वो दोनों सेम रहेगी, ठीक है। बस जो अंतर रहेगा इन दोनों में वो करंट का डिफरेंस रहेगा। तो चलो लगाते हैं अपन फार्मूला B1 और B2 के लिए। तो दोनों के लिए फार्मूला क्या रहेगा, μ0 4π2I, है ना। तो I1 I2 डालते हैं, I1 और I2, है ना। तो हमारा जो B1 वाला रहेगा उसके लिए करंट रहेगा हमारा 2I/3, और इसके लिए करंट क्या रहेगा, I/3। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस होशियार बच्चा होगा उसको ये पता रहेगा कि ऊपर वाला जो वायर है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो रहेगी इनसाइड द हमारी शीट, और जो नीचे वाला वायर रहेगा उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो रहेगी आउटसाइड द शीट। तो जो अब ऊपर वाले में करंट ज़्यादा है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर वाले का डोमिनेट करेगा, और इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ऑप्शन नंबर बी और डी में हम लोग को खेलना है। अब जब आप देखोगे आगे इसको सॉल्व करोगे, दोनों को माइनस करोगे, तो आपको दिखेगा 2 - 1, और आंसर आएगा √2/3 μ0I
बाई ए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बढ़ते हैं। तो बोल रहे हैं ब्लैक होल है हमारा, तो वो ब्लैक होल जो है हमारे उसके अंदर, ब्लैक होल के अंदर बोल रहे हैं कि लाइट भी बैंड हो जाती है। तो बताओ कि हमारे अर्थ का रेडियस क्या होगा उसके अंदर घुसने पे। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है, ये पॉइंट है, ट्रिक है, जो समझ लो आप। तो अगर एस्केप वेलोसिटी हमारी अर्थ की उससे ज़्यादा रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट जितनी रहेगी, तो वो अंदर घुस जाना है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, नहीं घुस पाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, √2gm/r इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब क्या करो, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर मारो, तो 2gm/r इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब r एक तरफ लेके जाओ, सी नीचे डालो, तो कितना है 80/9 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू r, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 8.8 को अप्रॉक्स 10 मानो, और 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू r, तो क्या है 10⁻² इज इक्वल्स टू r, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को बोल रहा है कि एक हमारा रॉड है, उसके एंड के हिसाब से हमारा जो है MOI कितना रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो रहता है ml²/6, और अगर मिड से करें तो कितना आता है ml²/12। ठीक है, सॉरी 333, और अगर स्लैंटिंग रॉड है तो उसका आएगा ml²/12। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है अबव सर्किट दो, हम लोग को बताओ कि जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहने वाला है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में निकालने के लिए एक जो हमारे डायोड है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, इसलिए क्या किसकी तरह एक्ट करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है दो रेजिस्टेंस, 1/10 + 1/10 दैट इज 5 किलो ओम जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इसके बाद जो हमारा वोल्टेज डिवाइडेड रहेगा वो कितना रहेगा, 2:1, क्योंकि जो है हमारा इसमें जो है वो ज़्यादा है वो रेजिस्टेंस और उसमें कम है। अब 2:1 है तो 1/3 वोल्टेज इन इज इक्वल्स टू 7, यानी कि हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना रहने वाला है 10 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बढ़ते हैं। इसमें दो बैटरीज दी है जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को 0.1 ओम और 0.3 ओम दिया हुआ है, और दोनों की जो वोल्टेज है वो दोनों का दिया हुआ है 2 वोल्ट और 2 वोल्ट। तो पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी निकालना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, निकाल लेंगे। इसमें हम लोग को लगाना पड़ेगा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। लगाओ, एक सर्कल घूमना है आपको, एक सर्कल आप रजिस्टर से घूमना शुरू करो, तो पहले वहाँ पे लगेगा R और I, तो R हमारा 0.2 और I हम लोग को नहीं पता। फिर ऊपर जाएंगे तो ऊपर पे आएगा हमारा 0.3 इंटू I प्लस 2 वोल्ट, और वैसे ही 0.1 I इंटू 3 वोल्ट। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 0.61 इज इक्वल्स टू 4, तो I आया 20/3, है ना। अब जब आपको I 20/3 मिल गया तो इसमें लगा दो फिर, तो V1 माइनस 0.3 इंटू I प्लस 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू V2, तो V1 इज इक्वल्स टू V2 आया, यानी कि क्या हुआ, Y विल बी 0, यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो सही रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोल रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कम्पेयर टू इंक्रीज अ लोड इज कॉल्ड, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, बोल रहा है स्ट्रेस के वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो वो पॉइंट हमारा इलास्टिक पॉइंट रहता है, सट से एकदम जल्दी से एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर बी द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस। फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होगी हमारे रेडियस को, तो सबको पता होना चाहिए बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, -v dp/dv, तो b इज इक्वल्स टू क्या आया, और भी एक फॉर्मूला होता है डेल्टा p v/डेल्टा v, है ना, वो डेल्टा वी भी हो सकता है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr²। अब डेल्टा वी निकालना है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या है 4 πr², 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो डेल्टा v/v इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा r/r, तो b हमारा ये होने वाला है, जिसको पूरा v मान लो, तो b इज इक्वल्स टू p/3v, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होने वाला है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस ऑफ एन टेलीस्कोप आर 50 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, द टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर द डिस्टिंक्ट विजन ऑन द स्केल प्लेस्ड इन द ऑब्जेक्ट ऑफ 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई पीस इज पूछ रहा है, मतलब सेपरेशन कितनी रहने वाली है। ऑप्शन दे रखा है ए इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल्स टू 70.8 सेंटीमीटर, और डी इज इक्वल्स टू 60.8 सेंटीमीटर। यहाँ इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसका 70.8 आंसर होगा, है ना। जिन लोगों को नहीं बना इसका आंसर बन जाएगा अगर देख करके तो बना लो, नहीं तो गूगल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 एंगुलर रेजोल्यूशन बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर एक टेलीस्कोप का, और टेलीस्कोप की वेवलेंथ जो है एट वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है इन ऑर्डर, तो बताओ क्या रहने वाला। तो 5000 एंगस्ट्रॉम यानी 5000 इंटू 10⁻⁻10, और 10 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 10⁻², दोनों को डिवाइड करो 10⁻6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को एक मतलब एक पूरा डायग्राम बना के दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मैं इसको ना अपने ट्रिक से बताता हूँ आपको। ऐसे आपको एक कैपेसिटेंस बना के दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आप एक सब पॉइंट्स को ABCD जो जितने भी जंक्शन हैं उन सबको एक एक नाम दे दिए नाम। अब नाम देने के बाद क्या करो, इसको एक एक करके सॉल्व करते जाओ। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे।
देखो ध्यान से समझना ना क्या बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको डायग्राम में आई टी और आई जी 2 पॉइंट दिख रहे हैं, उन दोनों के बीच को सॉल्व करो। तो दोनों क्या है अपने, दोनों जो है सीरीज़ में, यानी कि कैसे ऐड होंगे, पैरेलल जैसे ऐड होंगे। कर दो ऐड, तो कितना आया, वन म्यू एफ इसका इक्विवेलेंट आया। अब वैसे ही आप जी आई और जी एच के बीच में निकालो, जी आई मतलब सॉरी जी जे और जी एच के बीच निकालोगे। तो ये दोनों अब क्या है, दोनों पैरेलल हैं, तो अब सीरीज जैसे ऐड हो जाएंगे। तो अब जो ग्राफ बन रहा है, जो डायग्राम बन रहा है, वो पूरा सिमिलर टू हमारा फर्स्ट स्टेप जैसे बन रहा है, यानी कि सेम टू सेम स्टेप रिपीट होने वाली है। तो फिर से वो वन माइक्रोफैरेड आ जाएगा, है ना। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1 माइक्रोफैरेड ही होने वाला है। बार बार वो जीरो 1 माइक्रोफैरेड ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बढ़ते हैं। तो 16 में हम लोग को KVL लगाना पड़ेगा। यहाँ पे BVL लिखा गया गलती से। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एक सर्कल इसमें भी घूमो। क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। क्यू की वैल्यू फाइंड करोगे तो 60/5 यानी 12 आ जाएगा। और फिर आपको कौन से में जिसमें भी फाइंड करना है, यानी कि हम लोग को 2 माइक्रोफैरेड वाले में फाइंड करना है, तो उसमें Q/C कर दो। Q हमारा 12 निकल गया है, C हमारा 2 है दिया हुआ है, 12/2 करो कितना आया, 6 वोल्ट, यानी कि आंसर होने वाला है C, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को बोल रहा है कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है, तो बताओ उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स कितना होने वाला है, 0। क्यों, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QV×B रहता है, और V×B में क्या होता है, VB sin थीटा। साइन थीटा क्या आने वाला है, 0। क्यों, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन जो है हमारी सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होने वाली है, इसलिए जो है हमारा एंगल 0 है, और साइन थीटा भी 0 होता है, इसलिए जो फोर्स लगेगा वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हम लोग को एक फिगर बना के दिया है, और बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐसी जगह में इजेक्ट करें तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा वो बताओ। तो उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो होने वाली है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल लगाना है। लगा दो, आंसर क्या आएगा आपका, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग को स्पेसिफिक हीट्स का जो है रेशो दे रखा है 1.5। तो बताओ इसमें गैस में क्या होने वाला है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि CP/CV क्या होता है, स्मॉल r, और CB-CV क्या होता है, कैपिटल R/J। इन दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क करो। ठीक है, अब क्या करो, CP = स्मॉल r इंटू CV कर दो, और CP = कितना दिया हुआ है हम लोग को, R का वैल्यू 3/2 यानी 1.5, 3/2 CV/2। अब इसको और क्या लिख सकते हो आप, अब आपको CP की वैल्यू क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करना है, और सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, CP - 2 CP/3 = R/J, या फिर 3 CV/2 - CV = R/J। हम लोग इक्वेशन 2 को काम में लेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या पूछा है ऑप्शन में, CP। ठीक है, लगाओगे तो CP/3 = R/J, यानी कि CP कितना आया, 3R/J। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 20 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें बोल रहा है कि डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होने वाला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें भी बोल रहा है कि एक हमारा स्क्वायर में हमारे 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड हैं, तो बताओ कि अगर उसके बीच में अगर कोई पार्टिकल रखा है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होने वाला है। तो चारों पार्टिकल है, 2 एजेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हम सबको पता होती है A√2, लेकिन हम लोग को सेंटर से निकालना है, यानी कि A√2/2, यानी कि कितना हो गया, A/√2। अब हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, -GM/R, है ना। तो जो m² वाले फॉर्मूला है, m² वाला ऑप्शन हो तो एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब पोटेंशियल एक पॉइंट के लिए कितना हो गया, GM/A कर दो, तो A का वैल्यू क्या है, A/√2, तो क्या हुआ, -√2 GM/A। अब 4 पार्टिकल के -4√2 GM/A, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बढ़ते हैं आगे। तो वो बोल रहा है हम लोग को एक स्टील वायर ऑफ लेंथ L है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग को दिख रखा है M, अगर उसको सेमी सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिए तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहने वाला है। तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, तो मास इंटू लेंथ होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अब सेमी सर्कुलर दे रखा है, यानी कि कितना हुआ, πr = L, यानी R की वैल्यू कितनी आई, L/π। अब देखो सीधी सीधी बात आप ये समझो कि डायमीटर क्या होता है हमारे वायर का, तो रेडियस 2 टाइम रेडियस = D, तो 2r = D, तो D को L' मान लो, तो 2r = L', यानी L' हमारा क्या हो गया, 2 × L, R की वैल्यू उधर निकाले थे L/π, वही L/π को यहाँ रख दो, तो 2L/π हमारी वैल्यू हो गई कितनी, L' की। अब हम लोग को न्यू मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा M' मान लो, तो M' = M × L', M' × 2L/π, L/π हम लोग को R दे रखा है ना। और उसके बाद फिर ये M × L क्या होता है, कैपिटल M, तो M यहाँ पर हमारा दिया रखा है, देखो ये M × L हो गया ना, M × L, वो M × L को कैपिटल M लिख दो, तो 2M/π, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं।
बोल रहा है कि एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, उसका √3 टाइम्स है, तो बताओ कि हमारा वैल्यू ऑफ एंगल डिप कितना रहने वाला है। तो हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, बी एच इज इक्वल्स टू बी टेन थीटा। थीटा हम लोग को देखो, अब इसमें फैक्टर क्या है, √3। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये हमारा लीगल ऑफिशियल मेथड नहीं है, ट्रिक लगा रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3, तो थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स √3/1, तो थीटा क्या हो गया 60 डिग्री, यानी कि सीधा सीधा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे को बोल रहा है कि हमारे को पर्टिकुलर ग्राफ दे रखा है और बताओ यहाँ पर इस ग्राफ में कौन से पॉइंट में जो है वेलोसिटी हमारी नेगेटिव होने वाली है। तो देखो सी पॉइंट पे हो नहीं सकता क्योंकि उसमें वेलोसिटी है जो बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर डी पे हमारी वेलोसिटी मान लो कि बात है जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट ऊपर पीक पे है। ई पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, और एफ पॉइंट पे फिर पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर भी बढ़ रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पॉइंट ई पे हम लोग की वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होने वाली है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो में तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी थी कि ये वीडियो जो है मेरा CGPT तक के लिए आखिरी वीडियो रहने वाला है। इसके बाद आपको टेलीग्राम पे मैं सपोर्ट देने वाला हूँ, लेकिन अब आपको यूट्यूब पे वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, थैंक यू।